Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. So this is exercise number 10.2. Oh, sorry, 11.2 introductory part for you. Exercise 11.2 introduction, right? क्या क्या आएगा 11.2 में, क्या क्या चीजें सीखनी है, that we will cover in this introductory part. ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी पार्ट है ये, 11.1 जितना छोटा पार्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली थोड़ा लेंदी पार्ट है, तो हो सकता है कि एक पार्ट में सारे टॉपिक्स कवर ना हो, तो दो पार्ट में ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रोडक्टरी पार्ट दो पार्ट में ले लेंगे, ठीक है। ओके, द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस। स्पेस के अंदर लाइन है। देखो, पहले लाइन होती थी प्लेन पर, ऐसे पहले लाइन होती थी प्लेन पर, ठीक है। अब कहाँ है? अब लटक गई हवा में, ऐसे स्पेस पे। अब स्पेस के अंदर है, बीचों बीच है। तो इक्वेशन तब भी बनती थी लाइन की, इक्वेशन अभी भी बनेगी लाइन की। अच्छा, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन का मतलब क्या है? इक्वेशन क्या करती है? इक्वेशन किसी पॉइंट, जो उस लाइन पर लाए होने वाले पॉइंट्स हैं, उसके बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप बताती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैंने लिखा इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसका मतलब पता है क्या है? कि इस लाइन पर लाए होने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का सम 3 है। तो ये एक फिक्स रिलेशन मिल गया ना, फिक्स रिलेशन, ये कभी नहीं बदलेगा। पॉइंट्स बदल जाएंगे, सब बदल जाएगा, लेकिन ये रिलेशन नहीं बदलेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये किसी लाइन की है, या ये कह दो भाई किसी लाइन सेगमेंट की है। तो अगर ये इक्वेशन उसकी है, तो ये क्या कह रहा है? ये इक्वेशन क्या कह रही है कि भैया एक्स और वाई का सम 3 होना चाहिए। तो एक्स और वाई क्या है? उस पर लाए होने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ही तो है। तो इससे क्या पता चला कि ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, इसके कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कुछ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसके कुछ एक्स वाई, सब में इनका सम क्या होगा? 3 होगा। समझ आया? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? उस पर लाए होने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक संबंध स्थापित करना। अब वो संबंध कैसा भी हो सकता है, कल को 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 भी हो सकता है, कल को ऐसे भी हो सकता है कि x इक्वल्स टू माइनस वाई, कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो अब बात करने वाले हैं अपन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस। अपन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ के आए हैं 2D के अंदर, क्लास 11th में पढ़ के आए ना। लाइंस का जो चैप्टर था, स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर था, वहां पे अपन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पढ़ के आए। लेकिन वो वहां पे अपन कहाँ पढ़ के आए? 2D के अंदर पढ़ के आए। अभी अपन कहाँ पढ़ेंगे? 3D के अंदर। तो 3D के अंदर वी विल टेक द हेल्प ऑफ वेक्टर, क्योंकि 3D के अंदर अपन ने लाइन को समझा ही वेक्टर के नजरिए से है। अब उस वेक्टर के नजरिए से स्टार्ट करेंगे, खत्म कार्टेशियन पे करेंगे, ठीक है। आपने किया हुआ होगा चैप्टर, तो आपको पता होगा कि हर एक चीज दो फॉर्म में पूछ रहा है, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। तो आपको स्टार्ट वेक्टर से करना है, क्योंकि अभी अपन ने वेक्टर से स्टार्ट कर दिया चैप्टर को, और खत्म कहाँ करना है? कार्टेशियन पे, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आ सकता है। बिलीव मी, दे आर वेरी इजी। वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर ना, वेरी इजी पार्ट है, इसी में जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है। बस दो तीन छोटी मोटी बातें याद रखनी है, आप इजीली वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर 2 मिनट में आ जाओ। आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, जो आप अलग अलग याद करते हो ना, अच्छा वेक्टर फॉर्म ये है, कार्टेशियन फॉर्म ये है, फिर वेक्टर फॉर्म ये है, कार्टेशियन, अच्छा एंगल निकालना है, वेक्टर फॉर्म से ऐसे निकलेगा कार्टेशियन, कुछ अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं, कुछ दो तीन बातें सीखेंगे, उससे ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सुपर स्लो चल रहा हूं मैं, कोई भी डाउट हो तो बीच में पूछिएगा, है ना। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो होती है स्पेस के अंदर, वो बेसिकली इसने दो अपने को केसेस दिए हैं। कितने केसेस दिए हैं? दो। कि आप स्पेस के अंदर लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर आपके पास कुछ गिवन पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसा थोड़ा कि यार ये लाइन जा रही है, दिख रही है तेरे को? हाँ दिख रही है, इसका इक्वेशन बता। अरे कुछ गिवन पॉइंट्स तो दे, कहाँ से गुजर रही है, या कोई इसका इंक्लिनेशन दे दे, कुछ स्लोप दे दे, कुछ तो दे दे। ठीक है, जैसे अपन 2D के अंदर स्लोप मिल जाता था, वाई इंटरसेप्ट मिल जाता था, वाई इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन बनाते थे। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ तो दे, कुछ तो दे। ओके, तो उसने दिया। पहले केस में उसने क्या दिया? उसने कहा क्या कहा कि चल तू ले ले, लाइन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट देगा आपको, एक फिक्स पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, जैसे 1,2,3 से पास हो रही है, या यू कहते हैं ओरिजिन से पास हो रही है, एक पॉइंट देगा, ठीक है। लेकिन साथ में एक चीज और देगा, गिवन डायरेक्शन। और 3D में डायरेक्शन देने का मतलब क्या है? वेक्टर देना। क्या देना? तो वेक्टर देने का मतलब ये है कि एक ऐसा वेक्टर बता देगा आपको जिसके वो लाइन पैरेलल है, जिसके वो लाइन
याद रखना पैरेलल बोल रहा हूँ, कोलिनियर नहीं बोल रहा हूँ। क्या डिफरेंस है पैरेलल होना और कोलिनियर होना? कोलिनियर में बोथ डायरेक्शन शामिल हैं, पैरेलल में केवल वही डायरेक्शन शामिल है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो एक वेक्टर देगा जिसके पैरेलल है ये लाइन, और एक पॉइंट देगा जिससे ये लाइन गुजर रही है। ठीक है? कैसे? ऐसे देखो, अभी वैसे तो क्लियर और बताऊंगा मैं। लेट अस से ये लाइन थी, ये लाइन थी एल, ये पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया। लेट अस से इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं ए, x1 y1 z1। ठीक है? और एक वेक्टर दे दिया, वेक्टर भी, एक वेक्टर दे दिया जिसके ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो इसने वेक्टर दिया है, ये कोई अलग चीज थोड़ी ना, इस लाइन से निकल के आया वेक्टर। यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। अगर मैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स देखूं तो ये वेक्टर इस लाइन में से ही तो निकल के आया है, अगर इसके पैरेलल है तो आपको क्या मिला, एक पॉइंट मिला और एक डायरेक्शन मिली। ये रेड लाइन जो दिख रही है तो डायरेक्शन बता रही है, और ये पॉइंट मिल रहा है वो क्या दे रहा है आपको भाई, इस पॉइंट से वो पास हो रही है। दो चीजें मिल गई। अगर ये दो चीजें मिल जाए तो वो कहते हैं कि आप लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स के बीच में एक संबंध स्थापित करके दिखा सकते हैं। ठीक है? जब अपन संबंध स्थापित करते थे बेटा, तो अपने को वेरिएबल्स एक्स वाई का सहारा लेना पड़ता था 2D में। तो अब किसका सहारा लेना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड का, क्योंकि 3D में है अपन। अच्छा, ये x1 y1 z1 तो आपको न्यूमेरिक फॉर्म में गिवन होंगे ना, जैसे 3 4 5। अभी मैंने रखने के लिए x1 y1 z1 रखा है। तो एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड इस लाइन पर लाए होने वाला कोई भी पॉइंट है, कहीं भी लाया कर सकता है। जैसे कि ये ले लो p x y z, मतलब कि एक्स वाई जेड क्या है कि किसी इस लाइन पे लाए होने वाला एक पॉइंट है जो इस लाइन के हर एक पॉइंट को संतुष्ट करता है। मतलब एक्स वाई जेड वो पॉइंट है जो ये ए बी बन सकता है, जो दिया हुआ है ना न्यूमेरिक पॉइंट, उसके बीच में भी वो संबंध चलेगा। कोई और बी सी डी जितने भी पॉइंट्स हैं सबको सेटिस्फाई करता है कौन, एक्स वाई जेड। तो इस एक्स वाई जेड को आप चाहो जहां ले सकते हो, ये एक पॉइंट और इसमें लाया करेगा। जब भी अपन इक्वेशन बनाएंगे, जब भी अपन इक्वेशन बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, एक पॉइंट तो उन्होंने दे दिया, चलो गिवन है मान ली बात, तो आगे चल के दो पॉइंट भी देगा, आगे चल के दो पॉइंट भी देगा, लेकिन वो तो न्यूमेरिक पॉइंट्स है ना। हम अपनी मर्जी से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मानेंगे जिसका नाम क्या होगा, एक्स वाई जेड, तभी तो संबंध स्थापित होगा। समझ आया? चलो अब कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं साथ के साथ। पहले तो आपने ये हेडिंग डाल दी होगी, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन ए स्पेस। फिर क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैन बी डिटरमाइंड इफ इट इज गिवन दैट, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज डिटरमाइंड इफ इट इज गिवन दैट। पहला पॉइंट, द लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज अ गिवन डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट, द लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ये दो बातें लिखो, पहले तो इंट्रोडक्शन करो कि क्या क्या चीज गिवन हो तो हम बना सकते हैं इक्वेशन। कोई चीज समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क। लिख लिया? स्पेस मतलब 3D, प्लेन मतलब 2D। स्पेस, प्लेन एंड पॉइंट, पॉइंट मतलब 0D। एक बार में एक ही होगी, या तो वो ये केस देगा या वो ये केस देगा, और इनका मिक्स भी देगा, मिक्सचर भी देगा। मेनली ये दो केसेस हैं। अब बनाने में कुछ भी बना सकते हैं। 3D में बच्चों को डर ही इसलिए लगता है क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सीधे सीधे ऐसे कनेक्ट हो जाएं कि अच्छा एक पॉइंट एक डायरेक्शन, अच्छा अच्छा दो पॉइंट, तब तो मजा आ जाए, क्योंकि वो तो रट के चले जाते हैं। लेकिन ऐसे आते नहीं है ना, बोर्ड है ना। बोर्ड क्या करती है, आपकी ओवरऑल नॉलेज चेक करती है। आप ये नहीं चेक करती कि आप कितना अच्छा रट सकते हैं, बिकॉज रटने से जिंदगी नहीं चलती। समझ रहे हो बात को? आपकी क्वालिटी देखेगी, आपने सीखा क्या है, इस कहानी से शिक्षा क्या ली है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से तोड़ मरोड़ के घोल मोल के सीखा है, तो आप इससे मिक्स बनने वाले तीसरे चौथे पांचवे छठे पता नहीं कितने केसेस के की हेल्प से आप इक्वेशन बना सकते हो। तभी कह रहा हूं कि बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझ समझ के चलना।
ठीक है ना, मेनली ये दो केसेस हैं, लेकिन इनके मिक्स करके पता नहीं कितने केसेस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे इसने कह दिया डायरेक्शन। अब डायरेक्शन देने का तरीका है कि एक वेक्टर दे दिया, डायरेक्शन देने का तरीका एक वेक्टर दे दिया। डायरेक्शन देने का ये भी तरीका है कि एक ऐसा वेक्टर जो किसी तीसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन देने का ये भी तरीका हो सकता है एक ऐसा वेक्टर जो इन दो पॉइंट से बना हुआ है, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट, वो भी डायरेक्शन देगा। तो कुछ भी केस बना सकता है। आपको तो डायरेक्शन चाहिए ना। देखो, आपने बुक में देखा होगा तो यहाँ लिखा हुआ होगा पैरेलल टू ए थर्ड वेक्टर, राइट। मैंने जानबूझ के क्या लिखा है, डायरेक्शन, ताकि आपको पता चले वो पैरेलल टू ए थर्ड वेक्टर देने का मतलब है डायरेक्शन देना। यानी आप मेन पॉइंट ये याद रखें कि डायरेक्शन मिलेगी, ऐसे ना याद रखें कि वेक्टर मिलेगा, फिर वेक्टर नहीं मिलेगा तो फिर रोगे कि सर वेक्टर मिलता था नहीं मिला। मैं क्या कह रहा हूँ, वेक्टर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगी। अब वो डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में मिलती है, किस लैंग्वेज में मिलती है वो डिपेंड करेगा, केस टू केस। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट लिख दिया आपने। अब इसमें भी फर्स्ट पॉइंट, इसमें भी फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसको थोड़ा एलेबोरेटेड फॉर्म में लिख दिया मैंने। इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a given point and parallel to a given vector. हेडिंग डालो। डाल ली। ठीक है, अब ये इस फिगर को मैं आपके लिए थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, क्योंकि बने बनाए फिगर में अक्सर चीजें समझ नहीं आती है ना। बने बनाए फिगर तो बुक में भी है, कोई बात नहीं। देखो, लेट अस से कि ये एक 3D प्लेन है, दिख रहा है, ये एक 3D प्लेन है। ये लाइन वाइन सब हटा देता हूं मैं आपके लिए। 3D प्लेन दिख रहा है आपको, खाली एक। ठीक है, जेड एक्सिस को थोड़ा सा और बड़ा कर देता। ठीक है, कंसीडर कर रहे हो ना, ये स्पेस वाला प्लेन दिख रहा है भाई, ये तो फ्लोर है, ये तो फ्लोर है, ये तो वही 2D प्लेन है जिसकी बात होती थी, लाइक दिस। और ये जो है उसकी हाइट है, कंसीडर हो रहा है। अब सुनना, हवा में लटक रही है ना यार लाइन, हवा में लटक रही है, तो हवा में लटक रही है तो मैं एक लाइन बनाने वाला हूं, देखो भाई। कंसीडर करो ये लाइन जो है ना हवा में लटक रही है, ऐसे बिल्कुल मत मानना, कोई ऐसे मत मानना कि सर ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या, अरे नहीं, वो तो 2D में होते थे, वो तो 2D में होते थे। अभी ये लाइन जो है स्पेस में लटकी हुई है, फ्लोर तो नीचे ही रह गया, ये फ्लोर से ऊपर हवा में ऐसे लटक रही है। ठीक है, समझ आया। हो सकता है कि ये फ्लोर के पैरेलल लटक रही हो सकता है ऐसे टेढ़ी लटक रही हो, ऐसे मानना मत पैरेलल है ये। ठीक है ना, ये ऐसे टेढ़ी लटक रही है। इस लाइन की इक्वेशन चाहिए आपको, तो आपको केस क्या दिया है कि एक तो पॉइंट देगा आपको, एक तो क्या देगा, पॉइंट। लेट अस से वो पॉइंट इसने दे दिया ये ए। पॉइंट देगा का मतलब क्या है, पॉइंट कैसे देगा, कैसे बोल के बताएगा कि हाँ ये पॉइंट है, क्या देगा पॉइंट, पॉइंट का क्या देगा आपको, कोऑर्डिनेट्स या फिर पोजीशन वेक्टर। देखो 3D में पॉइंट की टू, जब हम वेक्टर नहीं पढ़ चुके थे तब तक पॉइंट की डेफिनेशन थी उसके कोऑर्डिनेट्स, उसकी पहचान उसके कोऑर्डिनेट्स से थी। मैंने कहा ये पॉइंट ए है, तो मैं जब तक नहीं कहूंगा ना ये पॉइंट ए 1,2 है, तब तक वो पॉइंट ए कहाँ है कौन है नहीं पता चलेगा। उसकी पहचान किससे, कोऑर्डिनेट्स, उसके कोऑर्डिनेट्स से, दो कोऑर्डिनेट या तीन कोऑर्डिनेट, डिपेंड करेगा 2D या 3D। लेकिन अब वेक्टर पढ़ने के बाद एक पॉइंट की पहचान एक चीज से हो चुकी है, जो कि है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। उस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करने के बाद जो वेक्टर बने वो वेक्टर भी उस पॉइंट की ही पहचान है। समझ में आई बात। तो या तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देगा या उसका पोजीशन वेक्टर देगा। ओके, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं हाल फिलहाल में। किसके, स्केलर कंपोनेंट्स तो वेक्टर के होते हैं, पॉइंट के थोड़ी ना होते हैं, पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स। हाँ हाँ, उससे अपन कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट से अपन पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, वही तो उठा उठा के रखने होते हैं बस। ठीक है ना, आपको जैसे जरूरत पड़े। ठीक है, तो अभी मैं एक बार लिखूंगा, लेकिन इसको एक बार ऐसे कैसे मान लो ये पॉइंट है, राइट ए। ओके, दूसरी चीज क्या देगा आपको, बोलो। डायरेक्शन, डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन कैसे देगा, इस केस में कैसे दे रहा है डायरेक्शन, एक वेक्टर दे रहा है
जो इस लाइन के पैरेलल है, राइट। एक वेक्टर दे रहा है जो इस लाइन के पैरेलल है, स्टैंडर्ड नोटेशन में उस वेक्टर का नाम रखा है वेक्टर बी। क्या रखा है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है। अब सुनिए, आपको क्या चाहिए साहब? आपको एक पॉइंट आर्बिट्रेरी अपन मान लेते हैं, तो लेटर से आर्बिट्रेरी पॉइंट है ये वाला P। ठीक है। अब आपको इक्वेशन बनानी है, तो आप इन दोनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करें। क्या करें? इन दोनों पॉइंट के, आपको मतलब एक ऐसी चीज लिखनी है जिसके अंदर इस P पॉइंट के एलिमेंट्स हो और इस A के भी एलिमेंट्स हो। समझ में आ रही है बात? इस P पॉइंट के एलिमेंट्स हो और इस A पॉइंट के भी एलिमेंट्स हो, उससे इक्वल टू समथिंग, LHS इक्वल टू RHS, और वो हमेशा सेटिस्फाई हो, एक ऐसी चीज बनानी है, राइट। तो आप क्या करोगे, इस P पॉइंट के अंदर ही तो है XYZ जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो मैं पोजीशन वेक्टर बना रहा हूं फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट A जो गिवन है, एंड फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P जो मैंने माना है। समझ में आया? अब आपके सामने आपको कितने वेक्टर दिखाई दे रहे हैं, पढ़ के बताओ। कौन कौन से? अच्छा, वेक्टर बी को तो एक बार साइड में रखो, वेक्टर बी को साइड में रखो। अब बताओ वेक्टर बी के अलावा कितने वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं? OA, OP, और A और P के बीच में अगर मैं एक तीसरा वेक्टर स्थापित कर दूं, वेक्टर AP। अगर A और P के बीच में मैं एक वेक्टर स्थापित कर दूं, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट से, वेक्टर AP, तो अब आपको कितने वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं? 3। इस एरो मार्क को मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं ताकि आप समझे, बीच में लगा देता हूं, है ना, ये लो। ठीक है, तो 3 वेक्टर दिखाई दे रहे हैं बेटा। इन 3 वेक्टर के बीच में एक रिलेशन होगा, क्या? यूज द ट्राइंगल लो। O से लेके A जाओ और A से लेके P जाओ, या फिर सीधे O से लेके P जाओ, बात बराबर। बस यूज द ट्राइंगल लो, इक्वेशन मिल गई। यूज द ट्राइंगल लो और इक्वेशन मिल गई, कुछ ही नहीं किया। ट्राइंगल लो यूज किया, जैसे लिखते थे ना, वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर C। वहां पे तो A B C सब न्यूमेरिक होते थे, यहाँ पे P न्यूमेरिक नहीं है। यहाँ पे P न्यूमेरिक नहीं है, P XYZ की फॉर्म में है। तो आप ये बात जब लिखोगे तो उसमें XYZ के कंपोनेंट्स निकल के आएंगे और समथिंग इक्वल टू समथिंग होगा, और XYZ के फॉर्म में समथिंग इक्वल टू समथिंग मिल जाए, वही तो इक्वेशन है। समझ आया? क्या करेंगे बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा। ये जो वेक्टर AP कह रहा हूं ना, ये जो वेक्टर AP कह रहा हूं ना, ये कौन सा गिवन होगा? यही तो निकलेगा इससे। भाई वेक्टर OA निकाल लोगे पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पॉइंट A गिवन है। वेक्टर P निकाल दो, OP निकाल दोगे पोजीशन वेक्टर से, क्योंकि P मैंने माना है। लेकिन ये वेक्टर AP अपन ने भी बनाया, जरा सोचो ये निकालेंगे कैसे? ये इसकी मदद से निकालेंगे, क्योंकि वेक्टर AP और वेक्टर B पैरेलल है या नहीं है? वेक्टर AP और वेक्टर B पैरेलल है ना, क्योंकि पूरी लाइन ही B से पैरेलल है। तो इसके बीच में से अगर वेक्टर तोड़ दिया तो वो भी इससे पैरेलल होगा। और याद करो, जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एक को दूसरे के लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता है, एक को दूसरे के। तो मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टर AP इज लैम्डा टाइम्स वेक्टर B, राइट। लिख सकता हूं, इस बात को यहां नोट कर लो। चलो अब मुझे बताओ, वेक्टर OA में क्या ऐड करूं बेटा, वेक्टर AP, तब जाके क्या मिलेगा, वेक्टर OP। ठीक है, क्लियर है? AP की जगह क्या लिख सकते हो, लैम्डा टाइम्स B इक्वल टू OP। अब यहाँ पे एक एक लेटर और मानना पड़ेगा। एक वेक्टर OA को सिंगल लेटर में मान लेते हैं, वेक्टर A, राइट। और वेक्टर P को सिंगल लेटर में मान लेते हैं, वेक्टर R। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट अपन लेंगे ना P, जिसके कोऑर्डिनेट्स XYZ होंगे, तो उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा वेक्टर स्मॉल लेटर R से डिनोट किया जाएगा, वेक्टर R। पॉइंट मानेंगे P स्पेस में आर्बिट्रेरी, उसका पोजीशन वेक्टर मानेंगे स्मॉल लेटर में वेक्टर R। ये आगे हर जगह ऐसे ही यूज किया जाएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन। इसको बस इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो। तो वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। अरे यही इक्वेशन है ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस वेयर वेक्टर A इज द गिवन पॉइंट, वेक्टर B इज दैट वेक्टर जो कि पैरेलल गिवन है। ठीक है, बन गई इक्वेशन। बोलो। अपन वेक्टर फॉर्म में बना रहे हैं, अभी वेक्टर R खोल के लिखूंगा ना मैं, वेक्टर आर खोल के लिखूंगा ना। अभी तो ये वेक्टर फॉर्म है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे तब दिखेगा XYZ। वेक्टर फॉर्म में XYZ नहीं दिखेगा, याद रखना। वेक्टर फॉर्म में वेक्टर्स दिखेंगे, जैसे 3i कैप, 2j कैप, 5k कैप। क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, है ना। कार्टेशियन फॉर्म में क्या दिखेगा, XYZ।
आपने पॉइंट P लिया है, आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई जेड, लेकिन उसका वेक्टर बना दिया, तो अब तो वेक्टर दिखेगा ना, वो पॉइंट थोड़ा ना दिखेगा। दिख रहा है ना आर, ये आर वही तो वेक्टर है। समझ में आई ना बात? क्लियर है? वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आर सर दिखेगा, कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड दिखेंगे। इजी। और बाकी ये तो दोनों गिवन पॉइंट्स हैं ही सही। हाँ बोलो। सर बी वेक्टर की भी कंपोनेंट फॉर्म गिवन होगी ना? यस ऑब्वियसली, या तो डायरेक्टली गिवन होगी या इनडायरेक्टली गिवन होगी। या तो डायरेक्टली गिवन होगी और या फिर इनडायरेक्टली गिवन होगी। वेक्टर बी की मोस्ट प्रोबेबली कंपोनेंट फॉर्म ऐसे गिवन होती है, बी वन आई कैप। एक मिनट को देख लेता हूं मैं। अच्छा एबीसी मानिए, बुक में कैसे मानिए? बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। अच्छा एबीसी ही मानिए, ओके फाइन। देखो वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म ऐसे गिवन होगी आपको, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, ये वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म गिवन होगी आपको। वेक्टर ओ ए, अच्छा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? मतलब गिवन होंगे आपको x1 कोमा y1 कोमा z1। और पॉइंट पी के आप खुद मानेंगे, आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो एक्स वाई जेड। ठीक है, इस वेक्टर को नाम दूंगा मैं वेक्टर ए, इस वेक्टर को मैं नाम दूंगा वेक्टर आर, और वो वेक्टर भी है ही सही। ठीक है जी। ठीक है ना? अच्छा मुझे बताओ वेक्टर आर जो होगा उसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? यस, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अंडरस्टूड है, प्लस जेड के कैप। और जो वेक्टर ए है उसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या बनेगी? यहां लिख देता हूं, वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म बनेगी, इसके कोऑर्डिनेट्स ए के x1 y1 z से वन थे, तो x1 आई कैप प्लस y1 y1 j कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, क्लियर है? वहां लिखता तो थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है, इसलिए नीचे फ्लोर पे जाके लिखा है मैंने। लाइन तो हवा में है, उसकी ये इन्फॉर्मेशन मैंने फ्लोर पे जाके एक्स वाई प्लेन पे लिखी। ओके फाइन, क्लियर है यहां तक सारी बातें? बोलने की जरूरत नहीं है कि ये तो है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, एंड दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस। चलो अब ये तो फिगर वाइज आप समझ गए, अब कुछ लिख भी लो, कभी रिवाइज करो तो लिखो। हेयर लाइन एल इज पैरेलल टू वेक्टर बी। हेयर ये डेरिवेशन है, मतलब इस सारी चीज का डेरिवेशन है जो अभी मैंने बताया आपको। हेयर लाइन एल इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो अगर लाइन एल पैरेलल है वेक्टर बी के, तो लाइन एल में से एक वेक्टर तोड़ लिया, नहीं पेड़ में से एक फल तोड़ लेते हैं, तो लाइन एल में से एक वेक्टर तोड़ लिया वेक्टर एपी, तो वो भी पैरेलल होगा वेक्टर बी के। भाई अगर पेड़ आम का है तो फल भी आम का ही निकलेगा। तो लाइन एल में से अगर ऐसा लाइन है जो वेक्टर बी के पैरेलल है, तो उसमें से जो फल तोड़ लिया वेक्टर एपी, दैट विल बी आल्सो पैरेलल टू वेक्टर बी। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो आई कैन राइट वन वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर वेक्टर, क्योंकि पैरेलल है तो ऑब्वियसली कोलिनियर भी होंगे। वैसे ये बात कोलिनियरिटी के लिए लिखते थे, याद करो ये बात किसके लिए लिखते थे? तो पैरेलल है तो कोलिनियर भी होगा। ठीक है ना, क्लियर है? इसको मान ली इक्वेशन वन, इसको नीचे डेरिवेशन में काम लेंगे। दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन। चले आगे। आगे अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ, तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया हमने, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर एपी, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर एपी, और वेक्टर एपी को इक्वेशन वन से कॉपी पेस्ट लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। समझ आया? कॉपी पेस्ट कर लिया, लेमडा टाइम्स वेक्टर बी। क्यों कर रहे हैं हम ये डेरिवेशन? ताकि चीजें रटी ना जाए, समझी जाए।
हो गया यहां तक? दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. फ्रॉम इक्वेशन 1. ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म क्या बन गई? वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन in 3D, है ना? When a point is given and a parallel vector is given. शॉर्ट में से याद रखेंगे, पैरेलल वेक्टर इज गिवन. तो ये आपकी बन चुकी है फाइनल. इसको एक ब्रैकेट में पैक कर दो. सारी बात का कहानी का सार यही है. ये कहानी का सार है सारा. एंड यस, दिस इज वेक्टर फॉर्म. तो लिख दो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है ये. नहीं, क्यों गिवन होगा? लैम्डा को लैम्डा रखो ना. इक्वेशन के अंदर लैम्डा को लैम्डा रखो. क्या फर्क पड़ता है? इक्वेशन के अंदर कोई कांस्टेंट नहीं आ सकता क्या? आ सकता है ना. अपन लीनियर इक्वेशन नहीं बनाते थे क्या? A1 B1 C1 बनाते ही थे ना. तो इसको लैम्डा को लैम्डा ही रहने देंगे. ठीक है, क्लियर है? चलिए. और सर जो गिवन वेक्टर होगा वो हमेशा पैरेलल ही होगा या इस केस में पैरेलल है? जो गिवन वेक्टर होगा वो पैरेलल चाहिए हमको. हमको पैरेलल चाहिए. अब उसने परपेंडिकुलर दे दिया तो आपको बनाना पड़ेगा वेक्टर पैरेलल कोई. आपको तो पैरेलल चाहिए यूज करने के लिए. वो क्या देता है? वो सीधे सीधे पैरेलल देता है या घुमा फिरा के देता है? वो आपके ऊपर है. ठीक है, मान लो सपोज करो एक परपेंडिकुलर दे दिया वेक्टर. तो फिर उसके परपेंडिकुलर सपोज करो ऐसे ना देके ऐसे खड़ा दे दिया जो परपेंडिकुलर है. तो फिर ऐसा वेक्टर कौन सा होगा, कैसे बनेगा, वो सब सोचना पड़ेगा. वो सब सोचना पड़ेगा. आएंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन. आपको इक्वेशन में पुट करने के लिए पैरेलल चाहिए. ये चीज याद रखो. वो देता क्या है वो देखेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की. देखो मैं आपको डेरिवेशन करके बता रहा हूं. बोलो, आपने बताया सर वेक्टर आर की कंपोनेंट फॉर्म ये होगी. मैंने तो नहीं बताया, अभी पूछा भी था मैंने आपसे, आप ही ने बताया. फिर वेक्टर ए की भी कंपोनेंट फॉर्म आप ही ने बताई. और वेक्टर बी को उसने, मैंने मान लिया कि इस फॉर्म में गिवन देगा वो. ठीक है, अब इन सबको इधर पुटअप कर लो. इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर. तो देखो क्या होता है. वी गेट, लिखो यहां तक लिखो. अब पुट करने जा रहा हूं मैं. देखो भाई, अच्छा बेटा, इन दोनों से कंफ्यूजन ना करना प्लीज. इसलिए मैं सोच रहा था कि B1 B2 B3 ले लेते, इस तरीके से ले लेते, या A1 B1 C1 ले लेते. इससे कंफ्यूज मत होना इस बी लेटर और इस बी लेटर से. ये वेक्टर का लेटर है, वो उसकी कंपोनेंट का लेटर है. समझ में आई बात? ये बी और बी कुल मिला के ये दोनों अलग अलग हैं. ये भी अलग है और वो भी अलग है. ठीक है, हाँ जी. देखो नीचे, वी गेट व्हाट वी विल गेट. पुट कर रहा हूं मैं. तो वेक्टर आर था सबसे पहले, उसकी जगह पुट होके क्या आ जाएगा? वेक्टर आर की कंपोनेंट फॉर्म आ जाएगी. ये आ गई, दिख रही है? आ गई. चलो, इक्वल टू, फिर वेक्टर ए था उसकी कंपोनेंट फॉर्म दिख रही है. फिर प्लस था लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी था जिसको, जो पैरेलल वेक्टर है, उसकी कंपोनेंट फॉर्म दिख रही है. तीनों की कंपोनेंट फॉर्म पुटअप कर दिए. कोई दिक्कत? ठीक है, लिखो इतना. कंपोनेंट फॉर्म पुटअप करने तक लिखो. लिखा? लिखा बच्चों? एलएचएस में तो कुछ ज्यादा सॉल्व करने लायक है नहीं, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने. बट आरएचएस में प्लस लगा हुआ है. तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं. तो स्केलर कंपोनेंट से स्केलर कंपोनेंट जोड़ दूंगा. तो बोलो आई कैप के स्केलर कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? x1 प्लस लैम्डा ए, दिस मच ऑफ आई कैप. करके आया ना एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पिछले चैप्टर में कितनी बार किया है. चलो, वाई जे कैप के स्केलर कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? y1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ लैम्डा टाइम्स बी, दिस मच ऑफ जे कैप. और फिर
के कैप के स्केलर कंपोनेंट्स बनेंगे Z1 प्लस लैम्डा टाइम्स C, दिस मच ऑफ के। तो ऐड कर दो, यहां तक करो, यहां तक करो, मतलब आरएचएस को सॉल्व कर दो, आरएचएस में इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दो, कुल मिला के कहने का मतलब ये है। और एलएचएस रिमेन्स द सेम, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने का है भी नहीं। ठीक है, हो गया यहां तक? अच्छा जी, इतना करने के बाद तो वेक्टर पढ़ने वाला दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, व्हेन देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स आर इक्वल। सो एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, y will be equal to what, y1 plus lambda b, and z will be equal to what z1 plus lambda c। तो इसमें से तीनों में से लैम्डा की वैल्यू निकल सकती है, तीनों में से लैम्डा की वैल्यू निकल सकती है, प्लस लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी प्लस लैम्डा सी। इसमें से जब मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाली, फ्रॉम दिस when I found the value of lambda, I got what, x minus x1 divided by a। इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकाली तो मुझे क्या मिला, y minus y1 divided by b। और जब इसमें से तीसरे में से मैंने लैम्डा की वैल्यू निकाली तो मुझे क्या मिला, z minus z1 divided by c। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, लैम्डा तो लैम्डा ही रहेगा ना, लैम्डा की वैल्यू है ना ये, तो ये लैम्डा की वैल्यू है, यहां से ये इसकी है, यहाँ इसकी है, तो मुझे बताओ ये तीनों बातें इक्वल होंगी? होंगी। अच्छा जी, 2D में जब इक्वेशन बनाते थे तो दो पार्ट्स होते थे, एलएचएस बराबर आरएचएस, इस बार तीन होंगे। 3D पढ़ रहे हो, मिडिल हैंड साइड एमएचएस, एलएचएस एमएचएस आरएचएस। ठीक है, तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन में आपको तीन पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, दैट इज इट, दैट इज इट। थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं नीचे ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के, मिडिल हैंड साइड बना दी हमने, ऐसा कुछ है नहीं। अब इसको कर देते हैं ब्रैकेट में पैक। आप हो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन, आप हो हमारी लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, बस और क्या, पता ही नहीं चला ना कब निकली। दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ्स, यहाँ पे चीजें समझ समझ के करो तो पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया। कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म, फाइन। ठीक है, x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस y1, सबके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, a b c। अब यहाँ पे x1 y1 z1 तो वो पॉइंट्स हैं जो गिवन है, एक्स वाई जेड तो रहेगा ना इक्वेशन में, एक्स वाई जेड तो रहेगा। कोई कह सर ये भी तो बताओ एक्स वाई जेड क्या रहेगा, अरे इसको थोड़ा पुटअप करना, इक्वेशन बना रहा है, रिलेशन बता रहा है, तो रिलेशन एक्स वाई जेड की मदद से बता रहा है तू, तो एक्स वाई जेड तो रहेगा ही रहेगा। क्या मिसिंग होंगे, मतलब ये पार्ट आपको पता लगाना होगा। तो x1 y1 z1 तो कहां से कॉपी कर लेना, जो पॉइंट गिवन है, और a b c कहां से कॉपी कर लेना, कहां से, स्केलर कंपोनेंट्स। इक्वल टू लैम्डा लिखो तो भी ठीक और ना लिखो तो भी, मतलब ये तीन रेशियोस बराबर है एक तरीके से, एंड रेशियोस किसी नॉन जीरो स्केलर लैम्डा के बराबर हैं, तो आप इक्वल टू लैम्डा लिख के छोड़ दो तो भी ठीक है, नहीं तो आप इक्वेशन अगर यहां से लेके यहां तक लिख के छोड़ दोगे तो भी ठीक है। रिलेशन स्थापित करना है आपको, वो चीज किसके बराबर है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं ऐसे लिखूं x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 2y, तो ये इक्वेशन बन गई ना। अब ये किसके बराबर है, ये दोनों मिलके किसके बराबर है, वो लिखो तो ठीक ना लिखो तो ठीक, लेकिन इक्वेशन तो ये अभी भी है। तो वो तीनों चौथे किसके बराबर हैं, एक लैम्डा एक फिक्स स्केलर के बराबर हैं, वो लिखो तो भी ठीक ना लिखो तो भी ठीक। ठीक है, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, क्लियर, ओके। देखो जो वो अपन प्लेन पढ़ते थे ना, जहाँ पे अपन एक्स वाई जेड प्लॉट करते थे, उसको कार्टेशियन नामक मैथमेटिशियन ने डेवलप किया था, तो उस प्लेन का नाम पड़ गया कार्टेशियन प्लेन।
उस प्लेन में कोऑर्डिनेट्स होते थे एक्स वाई जेड, और ये इक्वेशन एक्स वाई जेड में बनाई है हमने, ठीक है। ये इक्वेशन किस में बनाई है अपन ने, एक्स वाई जेड आएगा ना भाई, एक्स वन पुट कर दोगे, वाई वन पुटअप कर दोगे, जेड वन एबीसी पुटअप कर दोगे, लेकिन एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड ही रहेगा। ये एक्स वाई जेड कहां से लिया अपन ने, उस प्लेन से। उस प्लेन का नाम क्या है, किसने बनाया उस प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन, बस नाम पड़ गया, ठीक है ना। कार्टेशियन का मतलब समझो जिसमें एक्स वाई जेड दिखाई दे, सिंपल सी बात है, जिसमें एक्स वाई जेड दिखाई दे वो कार्टेशियन फॉर्म होती है, ठीक है। अब अगले फॉर्म पे चलने से पहले फटाफट से रिकॉल करो, देखो ये तो है लाइन, ये तो है लाइन, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिसके वो क्या है, पैरेलल है, नहीं जो गिवन है, जो गिवन है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 z1, और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है लाइक दिस। वो पैरेलल वेक्टर आप चाहो तो जरूरी नहीं है अलग से बनाओ, आप इसके अंदर भी बना सकते हो, क्योंकि फ्री वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें बनाता हूं मैं, तो वो वेक्टर बी गिवन है, उसकी कंपोनेंट फॉर्म क्या है, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये रिकॉल करवा रहा हूं मैं सारी बातें, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इस लाइन की, ये लाइन एल है, इस लाइन की क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। दो फॉर्म में बनती है, एक बनती है वेक्टर फॉर्म में और एक बनती है कार्टेशियन फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कैसे बनेगी, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी, और ए क्या होगा, इस पॉइंट के क्या होंगे, इस पॉइंट की क्या होगी पोजीशन वेक्टर, मैं लिख देता हूं, वेक्टर ए होगा यहाँ पे x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, है ना, ठीक है। चलो ये तो कोई वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म से आओ कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a प्लस y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c इक्वल टू सम लैम्डा स्केलर। आप कभी भी यहां से यहां, 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 यहां से यहां जाने के लायक होने चाहिए, बस इतना कर दो, इतना सीख जाओ कि इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से उस लाइन को रिलेट करना। अच्छा वो लाइन ऐसी थी, इमेजिन हो जाना चाहिए, अच्छा वो लाइन ऐसी है, उस लाइन से इक्वेशन पे आना, ये सब कुछ कर लोगे ना, तो मैं कह रहा हूं ना जो 10-20 केस वो बनाता है उससे कभी भी नहीं घबराओगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ ए लाइन आते ही है ना आपके माइंड में वो पिक्चर बन जाती है, अच्छा वो लाइन, समझ रहे हो, क्लियर है। फटाफट से सेकंड केस नोट करो। अब सेकंड केस में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी आपको, देखो सेकंड केस फर्स्ट केस का एक पर्टिकुलर केस है, ये कहने के लिए अलग बता रहा है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ये कह रहा है कि नहीं साहब अब मैं एक नहीं दूंगा, मैं 2 पॉइंट दूंगा, अब कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है ये, तो कुछ लेगा भी सही, लेगा ना, इतना तो शरीफ दिख नहीं रहा कि कुछ एक्स्ट्रा देगा तो कुछ लेगा नहीं। ये वही लाइन है बेटा जो हमने देखी थी, याद करो, ये वही लाइन है जो हमने देखी थी, हवा में लटक रही थी, ओके। इस एक्सिस को थोड़ा बड़ा बना देता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये वो लाइन लटक रही है। अब की बार एक नहीं 2 पॉइंट दे रहा है, एक तो पॉइंट दे रहा है ए, एक तो पॉइंट दे रहा है ए x1 y1 z1, एक और पॉइंट दे रहा है बी x2 y2 z। तो अब पैरेलल वेक्टर नहीं दे रहा, लो पैरेलल वेक्टर नहीं दे रहा, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट में मानता ही था p x y z, राइट, ठीक है। जो ये ओरिजिन है ही, जो एक पॉइंट दे रहा है उसका पोजीशन वेक्टर को मैं सिंगल लेटर से डिनोट करा देता हूं वेक्टर ए, जो दूसरा पॉइंट दे रहा है उसको मैं सिंगल लेटर से डिनोट करा, देखो वेक्टर बी मतलब इस फॉर्म में भी मिलेगा आपको, लेकिन वेक्टर बी वो वेक्टर नहीं है यहाँ पे जो पैरेलल है, वेक्टर बी उस दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। आपको एक्स्ट्रा क्या दिया उसने, एक पॉइंट एक्स्ट्रा दिया, तो लिया क्या, पैरेलल लिया, जो लिया उसको बी से डिनोट कराता था मैं, तो अब जो मुझे मिला है मैं उसको बी से डिनोट कराता हूँ, ठीक है, क्लियर है। वेक्टर ए पहले भी वेक्टर ए था, और पॉइंट पी आर्बिट्रेरी पॉइंट को कल भी वेक्टर आर से, और जिंदगी भर इसको तो वेक्टर आर से डिनोट कराएंगे, तो स्टैंडर्ड नोटेशन, ठीक है, क्लियर है। अब आपको आर ए और बी में एक रिलेशन देना है, फिर से वही काम करना है सेम टू सेम, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, मुझे बताइए एक काम करता हूं, देखो मैं
एक काम करो बच्चों, थोड़ा सा चेंजेस, एक मिनट रुको, यहाँ पे डेरिवेशन कैसा है मैं कुछ अलग से बताना चाह रहा था। ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। देखो मुझे ये पॉइंट एक्स्ट्रा में मिला है, कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला। एक बार सोचो अगर ये पॉइंट एक्स्ट्रा में नहीं मिलता और आपके पास वही आर ए और ये तीन वेक्टर्स होते हैं, तो आप कैसे रिलेशन स्थापित करते हैं, पहले की तरह ही करते हैं कि वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी, ऐसे ही करते हैं ट्राइंगल लॉ में। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी, ऐसे ही करते बोलो। मैं इधर लिख देता हूँ, फिर लिखने के लिए आप नीचे वाले कॉपी पेस्ट कर लेना, अभी समझ यहाँ लेते हैं। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए पी, ठीक है। अब आपके पास आर तो आपको रखना ही है, ए आप पुटअप कर दोगे, आपके पास वेक्टर एपी नहीं है। क्या नहीं है आपके पास, वेक्टर एपी नहीं है। तो मुझे बताओ वेक्टर एपी कैसे मिले मुझे, कहां से, क्या नहीं नहीं वेक्टर फॉर्म में बताओ वेक्टर एपी कैसे मिले आपको। वेक्टर ए, अच्छा एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस, नहीं नहीं नहीं, मुझे एक चीज बताओ, वो तो एक्स वाई जेड तो यही शामिल हो जाएंगे ना, एक्स वाई जेड तो यही शामिल हो जाएंगे ना। अब एपी के अंदर तो न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए ना सारी। आप वेक्टर बी की मदद लो ना, आप वेक्टर बी की मदद लो, मुझे बताओ वेक्टर बी की मदद से आप वेक्टर ये एपी निकाल सकते हो कैसे, कैसे, देखो अगर मैं ओ से लेके बी जा रहा हूं, ठीक है, अच्छा जी, अब मुझे एक चीज बताओ, वेक्टर एपी जो है, ध्यान से देखना, वेक्टर एपी जो है वो लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी है, यस और नो, क्योंकि एपी ए बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, एपी एंड ए बी आर। अब वेक्टर ए बी कैसे निकालोगे, वेक्टर ए बी निकलेगा, ध्यान से देखना, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है बी, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है ए, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और वेक्टर ए एज इट इज बन गई, बन गई। अब अगर इस फिगर से नहीं समझ में आया ना बेटा, इस फिगर से नहीं समझ में आया ना, तो भाड़ में गई सारी चीजें। देखो दूसरी फॉर्म में समझ, हाँ x2 माइनस x1 किया, वो ही किया, लेकिन लैम्डा लगाया ना, आप तो एपी की वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट बोल रहे थे x2 माइनस x1, वो तो ए बी की है ना, जो आप कह रहे थे ना x2 माइनस x1 वो तो ए बी की है, मैं एपी की पूछ रहा था, तो एक लैम्डा और लगेगा ना, क्योंकि वो एग्जैक्ट वो वेक्टर नहीं है, उसका कोलिनियर वेक्टर है, ठीक है। अब ये सारी बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो देखो एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, दूसरे तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल देसी भाषा में समझो एक बार फिर से। ये हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, राइट है, ये वो लाइन है, पॉइंट तो पहले भी दे रहा था आज भी दे रहा है, लेकिन एक के साथ एक फ्री दे रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दे रहा है, उसके अलावा, ठीक है। पहले आपके लिए इक्वेशन क्या होती थी, ये होती थी, ये होती थी, ये होती थी, ठीक है। आर अभी भी लिखूंगा, ए अभी भी लिखूंगा, लैम्डा अभी भी लिखूंगा, सर बी कहां से लाऊं, बी तो दिया ही नहीं इसने, बी नहीं दिया। बी क्या था सर, बी एक पैरेलल वेक्टर था, तो जो पैरेलल वेक्टर था क्या वो ए बी वेक्टर के पैरेलल है, वो जो पैरेलल वेक्टर था पिछले केस में, आज की तारीख में वो ए बी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होगा, मतलब वो वेक्टर बी लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बी होगा, होगा नहीं होगा। तो मैं वेक्टर बी को और वेक्टर ए बी को कोरिलेट कर सकता हूं, तो बी की जगह लिख दो वेक्टर ए बी, वो डायरेक्शन का काम अब ये ए बी दे रहा है। सर आपने मुझे है ना डायरेक्शन नहीं दी, आपने मुझे वो वेक्टर पैरेलल वाला नहीं दिया, कोई बात नहीं मैं बनाऊंगा। आपने एक गलती कर दी, आपने 2 पॉइंट दे दिए मुझे, और 2 पॉइंट से वेक्टर बनाना तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर बी था ना, वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर, वो ए बी के भी तो पैरेलल वेक्टर है, तो बी लिखो या ए बी लिखो बात एक है ना, डायरेक्शन तो सेम है,
और लेमडा तो लगा ही रहे हो ना मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करने के लिए, भाई कम ज्यादा छोटा बड़ा उसके लिए तो लेमडा तो लगा ही रहे हो। तो आप वेक्टर बी की जगह क्या लिख दोगे, वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी निकालने का तरीका वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, द सिंपलेस्ट डेरिवेशन। सर हाँ लेने आ गए तो फिर जाओ। ठीक है समझ आया, हाँ बोलो प्रियांशी। सर यहाँ पे जो बी वेक्टर है वो उसके लैम्डा टाइम्स है, तो लैम्डा बी की जगह ए बी वेक्टर आना चाहिए ना। वेक्टर बी जो है किसके लेमडा टाइम्स है, ए बी वेक्टर के। ठीक है आगे बोलो। तो सर जो यहाँ पे लैम्डा बी वेक्टर है इक्वेशन में, वहां पे उसकी जगह ए बी वेक्टर आना चाहिए ना। मुझे एक चीज बताओ, वेक्टर बी लेमडा टाइम्स है वेक्टर ए बी के, तो वेक्टर ए बी 1 बाय लेमडा टाइम्स है वेक्टर बी के, और 1 बाय लेमडा को वापस लेमडा नहीं लिख सकते, लेमडा क्या है, लेमडा तो एक कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। लेमडा तो एक चीज है जो दो कोलिनियर या दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करने वाला एक रिलेशन है लेमडा, भाई वो उस वेक्टर का 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, समझ रहे हो बात को। देखो आप क्या लिखते थे, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी, यहाँ पे ए तो वो पॉइंट होता था और बी डायरेक्शन होती थी, और उस वो डायरेक्शन से ये लैम्डा क्यों लगाते थे, ताकि उस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच में लैम्डा एक वो चीज है जो इन दोनों के मैग्नीट्यूड को एडजस्ट करके बता रहा है, भाई ये वेक्टर उस वेक्टर का सम कुछ गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, 1/2 गुना होगा, क्या होगा, उसके लिए अपन क्या लगा देते थे, लैम्डा लगा देते थे। अब ये जो वेक्टर बी जो आपने नहीं दिया, वेक्टर बी जो आपने नहीं दिया, तो आपने 2 पॉइंट दे दिए, तो जो वेक्टर बी होता था पुराने जमाने में, आज की तारीख में उसका पैरेलल वेक्टर मौजूद है वेक्टर ए बी। चलो ऐसे करो प्रियांशी, वेक्टर ए लेमडा बी अपनी जगह पे, बी को मैं के टाइम्स एक और कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो, के टाइम्स वेक्टर ए बी लिख सकता हूं, भाई वेक्टर ए बी और वेक्टर बी पैरेलल है, तो वेक्टर बी को मैं के टाइम्स वेक्टर ए बी लिख सकता हूं, डायरेक्शन सेम है और कोई भी मैग्नीट्यूड है। अब लेमडा इंटू को अगेन में लेमडा नहीं लिख सकता क्या, बोलो। कुल मिला के लेमडा एक स्केलर, के एक स्केलर, दोनों माने हुए स्केलर्स हैं, मिला के वापस एक कॉमन स्केलर लगा दिया ना लेमडा, एक नंबर निकल के आएगा कोई भी लेमडा, 3 4 5 6 7। ठीक है समझ आया, बोलो प्रियांशी। यस सर। ठीक है क्लियर है यहां तक, तो सभी को यहां तक तो क्लियर है। ठीक है तो बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये डेरिवेशन बुक में गिवन है जो इधर आप देख पा रहे हो स्क्रीन के अंदर। ये डेरिवेशन ना समझ में आए तो मैंने आपको एक डेरिवेशन और बता दिया है। एज पर दिस डेरिवेशन क्या हो रहा है, देखो ये क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल लॉ लगा रहे हैं, ट्राइंगल ओ ए बी में, फर्स्ट ऑफ ऑल बड़े ट्राइंगल में, ट्राइंगल ओ ए बी में, इसमें ये ट्राइंगल लॉ लगा रहे हैं। तो ट्राइंगल ओ ए बी में अगर अपन ट्राइंगल लॉ लगाएं तो वी कैन सी, आपको अगर बी तक जाना है, आपको अगर बी तक जाना है तो पहले आप ओ से लेके ए पे जाएंगे और ए से लेके बी पे जाएंगे, राइट। तो मैं कह सकता हूं अगर आपको बी तक जाना है, दैट मीन्स वेक्टर ओ बी बनाना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल गो फर्स्ट फ्रॉम ओ टू ए, देन फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम ए टू बी। ओ बी को इन्होंने स्मॉल लेटर वेक्टर बी बोला, इसको स्मॉल लेटर वेक्टर ए बोला, और ए बी को हाल फिलहाल कुछ नहीं बोला, ऐसे कैसे रख दिया। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है, बोलो। यस। अब सर बस ये वेक्टर ए बी बता दो, बस ये एक वेक्टर ए बी बता दो, सारा काम हो जाएगा। ठीक है तो वेक्टर ए बी के लिए क्या किया हमने, वेक्टर ए बी के लिए हमने फिर वापस अगेन ट्राइंगल लॉ लगाया, वापस हमने ट्राइंगल लॉ लगाया, कैसे सर, वेक्टर ए बी जो है ना वो वेक्टर एपी के पैरेलल दिखाई दे रहा है, एपी दिस वाला वेक्टर इसके कोलिनियर है, तो इसके कोलिनियर है, तो लैम्डा टाइम्स वेक्टर एपी लिख देता हूं मैं इसको, लैम्डा टाइम्स वेक्टर एपी। एक बार अगर मैंने इसको लैम्डा टाइम्स वेक्टर एपी लिखा तो एपी निकालना अब मेरे बस की बात है, मैं इस ट्रायंगल को यूज कर लूंगा। इस ट्रायंगल में क्या है, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर एपी बराबर वेक्टर ओपी है, तो यहां से वेक्टर एपी की वैल्यू निकल जाती है वेक्टर ओपी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओपी क्या था, पी तो आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो आर माइनस वेक्टर ओ ए क्या था, वेक्टर ओ ए क्या था, वेक्टर ए।
तो वेक्टर एपी की जगह, सॉरी गलत कर दिया क्या, गलत कर दिया, वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, वेक्टर ओ ए वेक्टर ओपी, देखो वेक्टर ए बी, हमको इक्वेशन इस फॉर्म में थोड़ा बनानी है, हमको इक्वेशन कैसे बनानी है, हमको इक्वेशन बनानी है जिसमें वेक्टर आर हो। तो मुझे इक्वेशन इस वाली जगह बनानी है, इधर बनानी है, इधर पुटअप करो, इधर से वैल्यू इधर पुटअप करो, ना कि इधर से इधर, उल्टा कर दिया हमने ना। बोलो वेक्टर ओ ए क्या है, वेक्टर ओ ए है वेक्टर ए, वेक्टर एपी क्या है, वेक्टर एपी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि वेक्टर एपी जो है लैम्डा टाइम्स वेक्टर है, तो यहां पुटअप करो लैम्डा टाइम्स वेक्टर एपी, वो जो वहां पे पुटअप किया उसकी जरूरत नहीं, वहां से तो वैल्यू पुटअप होगी यहाँ पे, ठीक है, यहां से तो उल्टा वेक्टर ए बी की वैल्यू आ जाएगी क्या, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, सिंपल सी बात है, बी टर्मिनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है, इस वैल्यू को यहां पुटअप करेंगे, इक्वल टू वेक्टर ओपी क्या है वेक्टर आर, तो यहां से लेमडा ये वेक्टर ए बी की वैल्यू पुटअप कर देता हूं मैं, वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये वाली वैल्यू यहां पुटअप कर दी, इक्वल टू वेक्टर आर, इसको सीधा करके लिख दो, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ये इसका बुक वाला डेरिवेशन है, बताओ इस डेरिवेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लो, बोलो 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 बोलो, अभी नीचे में लिखवा रहा हूँ, लिखना लिखो मत इस चीज को, नीचे में लिखवा रहा हूँ, अभी मैं केवल समझाया हूँ, वो समझ में आया क्या, यस सर। ठीक है, देखो क्या कहता है ये, हेयर अप्लाइंग ट्रायंगल लो इन ट्रायंगल ओएबी, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ओएबी में ट्रायंगल लो अप्लाई किया, तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी हुआ, वहां से वेक्टर ए बी की वैल्यू निकाल के छोड़ दी हमने, वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ए सिंगल लेटर में हो जाता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वो जो अभी मैंने करके बताया सेम वही, अगेन ट्राइंगल लो अप्लाई किए किसमें, ट्राइंगल ओ ए पी में, क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन मुझे ट्राइंगल ओ ए बी से नहीं मिलेगी, देखो ओ ए बी से मुझे एक्चुअल इक्वेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल इक्वेशन तो वहां से मिलेगी जिसमें पी पॉइंट हो, पी पॉइंट हो, इसमें पी का है, तो ये तो मेरे को जो भी है एज ए काम आएगी आगे, है ना, तो आगे चलता हूं, आगे मैंने अब ट्राइंगल ओ ए पी लिया, तो वहां पे ट्राइंगल ओ लगाया, तो वहां पे जो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, पी तक पहुंचने के लिए पहले ओ से ए आना पड़ा, ए से पी आना पड़ा, तो यहां से वेक्टर एपी की वैल्यू आ गई ओपी माइनस वेक्टर ओ ए, अब वेक्टर एपी जो है उसके बारे में मैंने सोचा थोड़ा सा, तो मैंने देखा ए पी एंड बी पॉइंट्स, पॉइंट्स ए पी एंड बी ये सेम लाइन एल पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए वेक्टर एपी और वेक्टर ए बी एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, जब एक वेक्टर दूसरे के कोलिनियर हो, सो आई कैन राइट वेक्टर एपी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी इक्वेशन 1 से देखो क्या थी, यही तो थी, यही तो थी, और वेक्टर एपी को क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 2 से देख लो, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल टू ये, माइनस ए वेक्टर को उधर ले जाओ, माइनस ए वेक्टर को उधर ले जाओ, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, इसको मैं अच्छे से क्लीन करके लिख देता हूं, ये लास्ट फाइनल इक्वेशन मिल गई मुझे, क्या मिली है, वेक्टर आर, और याद भी हो गई होगी अब तक तो, वेक्टर ए वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में पे, दैट इज इट, अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं फटाफट, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं,
1 सेकेंड। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज व्हाट, वेक्टर फॉर्म। बताइए वेक्टर फॉर्म याद हुई? ऐसा याद करो कि कभी भूले ही ना। बोलो याद हुई? वेक्टर फॉर्म of a line in space which is passing through two given points is given by vector r equal to vector a plus lambda times vector b minus vector a, where vector a and vector b are the position vectors of those two given points through which the line is passing. Clear? Yes, sir. Okay, कार्टेशियन फॉर्म। अब चलो कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं इसी की। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन ये होता है कि सर पहला पॉइंट ए माने या बी माने, क्या माने, ये अक्सर कंफ्यूजन करते हैं बच्चे। तो किसी को भी मान लो, मैंने क्या कहा, किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, बट एक चीज याद रखना, इधर जो लिया है वो बाद में माइनस होगा। अगर आपने इधर बी लिया है, क्योंकि दो पॉइंट है तो यू हैव द चॉइस कि पहला किसको माने दूसरा किसको माने। अगर आपने यहाँ बी लिया है तो बताओ अंदर क्या चेंजेस होंगे, फिर बी माइनस ए नहीं होगा, फिर क्या होगा, ए माइनस बी। A minus B. ठीक है, क्लियर है ना ये सारी चीजें? आपके पास जो दो पॉइंट्स गिवन होंगे, जो पॉइंट आप गिवन पॉइंट यहां ले रहे हो वही अंदर जाके माइनस होगा, ये बिल्कुल फिक्स याद रखना, उल्टा मत कर दे। ठीक है, चलें आगे, चलें क्या? Yes. चलो नेक्स्ट हेडिंग कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म तो हम जैसे बनाते हैं वही करेंगे, रफली समझा दूं क्या एक ही बार में? बोलो मुझे बताओ क्या है आपकी वेक्टर फॉर्म, क्या है? ये है सर वेक्टर फॉर्म, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, इससे पहली इक्वेशन क्या थी? ये थी सर, ये यही थी क्या इससे पहली वाली इक्वेशन? बोलो बोलो, यही थी क्या? Yes, sir. तो आप देखो कि उसमें ये चीज डायरेक्शन दे रही थी, इसमें ये चीज डायरेक्शन दे रही है, यस और नो? उसमें ये चीज डायरेक्शन दे रही थी, इसमें ये चीज डायरेक्शन दे रही है, यस और नो? बोलो यस और नो? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है? यानी ये चीज तो फिक्स हो गई कि लैम्डा के साथ जो जुड़ा हुआ है वो डायरेक्शन देगा, लैम्डा के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या देगा, वो क्या देगा, डायरेक्शन देगा। और जो इधर रखा हुआ है वो गिवन पॉइंट होगा, ये तो डायरेक्शन देगा और ये गिवन पॉइंट होगा, गिवन पॉइंट होगा। और वेक्टर होता क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का ही तो समेशन होता है, तो ये तो एक तरीके से मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है और वो डायरेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म बताना क्या थी, पहले वाले की कार्टेशियन फॉर्म बोलो। X minus X. x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c इक्वल टू लैम्डा, यही थी? ओके, देखो जी, ये x1 y1 z1 क्या थे, इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे, यस और नो? इसी के कोऑर्डिनेट्स थे। बोलो, x1 y1 z1 तो क्या है, जो Yes, गिवन sir. पॉइंट है उसके तो कोऑर्डिनेट्स हैं। अरे गिवन पॉइंट तो आज भी है आपके पास, चला थोड़ी ना गया है, नहीं गया है तो सेम वही सेम वही सेम वही, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस। चेंजेस तो डायरेक्शन में हुआ है, चेंजेस तो डायरेक्शन में हुआ है। डायरेक्शन कल तक वेक्टर बी की फॉर्म में थी, आज की तारीख में वो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए की फॉर्म में है। भाई डायरेक्शन उसने नहीं दी डायरेक्टली, मैंने बनाई है, दो पॉइंट गिवन थे ना, टर्मिनल माइनस इनिशियल करके मैंने डायरेक्शन बनाई है, तो उसी फॉर्म में आप नीचे डायरेक्शन लिखें। तो बी माइनस वेक्टर ए को जब आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे, अभी मैं करके बताऊंगा डेरिवेशन, तो वो क्या बनेगा, x2 माइनस x1, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट,
टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इक्वल टू लैम्डा, खत्म। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। रिलेट कर पा रहे हो ना बेटा? ये चारों चीजें जो रखी हुई हैं, कुछ भी चीज रटो मत, ऐसे याद रखो, डिनोमिनेटर में डायरेक्शन वाला पार्ट है, ऊपर गिवन पॉइंट वाला पार्ट है। तो गिवन पॉइंट तब भी था, आज भी है, इसीलिए न्यूमरेटर पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस डिनोमिनेटर पार्ट में है, डायरेक्शन वाले पार्ट में। कल तक डायरेक्शन केवल एक वेक्टर फॉर्म में थी जिसके स्केलर कंपोनेंट्स थे एबीसी। आज की तारीख में डायरेक्शन गिवन नहीं थी, मैंने बनाई है टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट से। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इज दिस क्लियर? बोलो। यस सर। इसमें ये डायरेक्शन है और ये गिवन पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, ये तो हुआ सिंपल सा डेरिवेशन, देसी डेरिवेशन कह सकते हैं। अब सिस्टमेटिक डेरिवेशन देखो, ये आपके पास इक्वेशन है। वेक्टर आर की वैल्यू क्या है इसके अंदर? ये वेक्टर आर की वैल्यू है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। वेक्टर ए की वैल्यू क्या है? एक्स1 आई कैप वाई1 जे कैप जेड1 के कैप। वेक्टर बी की वैल्यू क्या है? एक्स2 आई कैप वाई2 जे कैप जेड2 के कैप। ये तीन आपके पास पॉइंट्स गिवन है एक तरीके से। आर तो आपने माना है, ए और बी दो पॉइंट्स आपको गिवन है। आप क्या करोगे? वैल्यू पुटअप करोगे। आप क्या करोगे बच्चों? वैल्यू पुटअप करोगे। वेक्टर आर की जगह मैंने वैल्यू पुटअप करी, तो ये पुटअप हो गई। ये तो है मेरा वेक्टर आर की वैल्यू पुटअप कर दी, कंपोनेंट फॉर्म लिख दी। फिर ये है वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म यहां लिख दी। फिर लैम्डा टाइम्स ये है वेक्टर बी की कंपोनेंट फॉर्म, ये है वेक्टर ए की कंपोनेंट फॉर्म। बोलो यहां तक कोई डाउट? कुछ भी नहीं करी मैंने, कंपोनेंट फॉर्म पुटअप कर दी एज इट इज। अभी भी ये देखो, अभी भी मेरी नजर से देखो, ये उसी फॉर्म में दिख रहा है। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दिख रहा है ना? बोलो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर। ठीक। एलएचएस में पिछले केस में भी हमने देखा था, कुछ खास सॉल्व करने के लिए है नहीं, तो ये ऐसे कैसे रह गया? ये ऐसे कैसे रह गया? आरएचएस में बहुत कुछ है, आपकी बार पहले भी बहुत कुछ था, आज इस बार तो और भी ज्यादा है। तो आई कैप के कंपोनेंट्स को कंपाइल कर रहा हूं मैं, देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करना सीखो। आई कैप के कंपोनेंट्स को कंपाइल कर रहा हूं, आई कैप आई कैप आई कैप, तीन कंपोनेंट्स होंगे, क्या होंगे? x1, फिर प्लस प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, इसके बीच में माइनस साइन है, तो x2 माइनस x1, यही होंगे क्या बताओ आई कैप के कंपोनेंट्स? दिस मच ऑफ आई कैप होगा, बोलो होगा नहीं होगा? ये तो अलग अलग करके देख लो। यस सर। देखो, तो x1 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, दिस मच ऑफ आई कैप। Similarly, y1 plus lambda times of y2 minus y1, this much of j cap, and plus similarly z1 plus lambda times of z2 minus z1, this much of k cap. अब वेक्टर पढ़ने वाला बच्चा बच्चा जानता है कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उसके रेस्पेक्टिव स्केलर कंपोनेंट्स इक्वल हों। दैट मींस आई कैप का स्केलर कंपोनेंट यहाँ x है और यहाँ पे ये है, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस। कंपेयर कर दिया मैंने, तीनों से लैम्डा की अलग अलग वैल्यू निकाल ली। x को मैंने इक्वेट किया x1 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकाली, तो x1 उधर चला गया, x माइनस x1, और ये x2 माइनस x1 इसके नीचे आ गया, x2 माइनस x1, तो यहां से लैम्डा की ये वैल्यू निकल के आई। फिर इस वाली चीज को मैंने कंपेयर किया y को इससे, तो वहां से लैम्डा की ये वैल्यू निकल के आई। और फिर लास्ट में जब मैंने z कंपोनेंट को इक्वेट किया, यानी k कैप को इक्वेट किया, तो z k कैप था यहाँ पे, तो z की वैल्यू आ गई। उधर k कैप में ये सारी तामझाम था, वहां से इसको इससे इक्वेट करने से लैम्डा की वैल्यू ये आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू तो लैम्डा की वैल्यू ही है, चाहे से ये कहूं, चाहे से ये कहूं, चाहे से ये कहूं। दैट मीन्स दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू व्हाट? लैम्डा। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 2 points given in space. नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो कल स्टार्ट करेंगे। ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई, ये डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन था। और सिंपल भाषा में याद रखो, तो जो ए बी सी था उसकी जगह बस डायरेक्शन के केस में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये लास्ट में आप कार्टेशियन इसको ब्रैकेट में अच्छे से क्लियर करके लिख दो। तो ज्यादा कुछ नहीं, आज केवल दो ही बातें सीखी हैं अपन ने।
मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन सीखिए कार्टेशियन फॉर्म में और उसमें, और वो भी केवल 2 ही बातें। बट ये है कि जो भी सीखा है सब अच्छे से सीखा है, सिखाया है आपको, तो अच्छे से ही इसको लर्न करो, सीखो, डिराइव भी करके देखो। अच्छा, यही होमवर्क है आज का। आपको दोनों इक्वेशंस डिराइव करके आनी है कल, ठीक है? आपको दोनों इक्वेशंस डिराइव करके आनी है, कर दोगे? जो आज करवाया बस वही आपको रिपीट करना है, एक तरीके से करके आना, देखें कल। क्योंकि डिराइव करते हैं ना तो चीज परमानेंटली हमारे कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। कार्टेशियन फॉर्म है ये। x minus x1 divided by x2 minus x1, y minus y1 divided by y2 minus y1, z minus z1 divided by z2 minus is equals to some lambda. This is the Cartesian form of an equation in a 3D space which is passing through two given points where x1 y1 z1 are the coordinates of first point and x2 y2 z2 are the coordinates of that second point. अगर आप इधर x2 ले लो, कोई कहे सर मैं इधर x2 लूं क्योंकि गिवन पॉइंट माइनस करना है, तो x1 y1 z1 वाला ही क्यों करूं, मैं तो x2 y2 z2 वाला करूंगा। कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन नीचे चेंजेस कर देना, ये x1 माइनस x2 हो जाएगा, y1 माइनस y2 हो जाएगा, z1 माइनस, और करके देख लेना, सेम बनेगी इक्वेशन, सेम बनेगी, इक्वेशन में चेंजेस नहीं आएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुमारो विल बी एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंड कल की तारीख में इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म करेंगे। अब जो भी बचा है इन शॉर्ट बता देता हूं। एक तो बचा एंगल बिटवीन टू लाइंस, एक बचा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, और एक बचा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस के भी रिजल्ट्स हैं, का परपेंडिकुलर का पैरेलल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और टू लाइंस में फिर क्या आएगा, स्क्यू लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। डिफरेंट अपने को इंट्रोड्यूस भी करना है, स्क्यू लाइंस क्या होती हैं, और फिर वही सबकी कार्टेशियन फॉर्म, एक बार वेक्टर फॉर्म, एक बार कार्टेशियन फॉर्म, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बस दिस इज द लास्ट। उसके बाद प्लेन शुरू हो जाएगा जो तीसरी एक्सरसाइज का पार्ट है। यस, ठीक है, तो इन शॉर्ट 3 मेन टॉपिक्स हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी फिर 2 हैं, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ये अपन कल सीखेंगे। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.